हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 जनवरी को 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में संडे को आर्टिकल जनरली नहीं आते हैं। आज जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, तीनों आर्टिकल प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे स्पेशल एडिशन मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स पास में आ गया है, एक भी दिन आपने मिस किया, क्या पता क्वेश्चन वहीं से पूछ ले। इसलिए संडे वाला स्पेशल एडिशन ज़रूर जो है देखें, जो हम एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैन मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्केल्ड अप। मलेरिया वैक्सीन की बात करेंगे जो 35 साल बाद जो है डेवलप हुई है फर्स्ट वैक्सीन, इसके रोल आउट की बात करेंगे। मलेरिया की डिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, वैक्सीन के बारे में भी बात की जाएगी। दोनों को आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मलेरिया डिसीज़ के बारे में भी और उससे रिलेटेड वैक्सीन के बारे में भी, और मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है प्री 2024 में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वेस्टर्न एक्विन एन्सेफलाइटिस आउटब्रेक इन अर्जेंटीना। WEE वायरस के बारे में बातचीत की जाएगी, जिसका रीसेंट आउटब्रेक हमें अर्जेंटीना में देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको पूछा जा सकता है डिसीज़ थीम के अंदर। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है व्हाट इज़ द लद्दाख डिमांड ऑन गिलगित बल्टिस्तान। जो लद्दाख की फ्रेश डिमांड्स हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और जो कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो सारी कमेटी के नाम क्या हैं, कौन हेड कर रहा है, ये प्री पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी कवर की जाएगी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज के द्वारा 2024 यूपीएससी के लिए और 2025 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, लाइव इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग गाइडेंस एंड इवेल्युएशन भी किया जाएगा बच्चों की कॉपीज़ का, और साथ में 1-on-1 इंटरेक्शन भी किया जाएगा, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पे उन्हें काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और आपके जो जो इश्यूज़ हैं आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर टाइम लेकर के। आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कैन मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्केल्ड अप। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मलेरिया डिसीज़ के बारे में जो डिसीज़ थीम के अंदर आ जाएंगे, एक क्वेश्चन एक डिसीज़ के ऊपर ज़रूर पूछते हैं, और वैक्सीन थीम के अंदर आपको मलेरिया वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है मलेरिया वैक्सीन के बारे में पूछे जाने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि 35 साल के एफर्ट के बाद फाइनली फर्स्ट वैक्सीन मलेरिया की डेवलप हुई है, जिसका नाम है RTS मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, इसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मलेरिया के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, और जो प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल आया क्यों है। कैमरून इन अफ्रीका बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च RTS मलेरिया वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन इनटू इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्विस। कैमरून अफ्रीका की पहली कंट्री है जहां पर वैक्सीन मलेरिया की इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसका नाम है RTS वैक्सीन। इसके बाद WHO के हिसाब से अगली 3 कंट्री जो इंक्लूड की जाएगी इस प्रोजेक्ट में वो है घाना, केन्या एंड मालावी। गावी के हिसाब से अगर हम बात करें, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, टोटल 20 ऐसी कंट्री है जो रोल आउट करना चाहती है इस मलेरिया वैक्सीन को इस साल। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई है कि हम लोग मलेरिया वैक्सीन को के जो रोल आउट है, जो प्रोग्राम है, उसको स्केल अप कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ठीक, क्यों इम्पॉर्टेंट है मलेरिया की वैक्सीन, ये समझ लेते हैं। मलेरिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 अक्रॉस द वर्ल्ड। अंडर द एज ऑफ 5
सबसे ज़्यादा जो है डेथ अगर किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के कारण हो रही है तो वो मलेरिया के कारण हो रही है, स्पेशली इन लो डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं और डेथ बर्डन सबसे ज़्यादा यहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, तो इंडिया और इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्री, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेस हमें मलेरिया के लिए देखने के लिए मिलते हैं। मलेरिया कहाँ पर ज़्यादातर होता है? जहाँ पर इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, अगर आपने मच्छरों का देखा होगा, मच्छर पूरे साल भर नहीं होते। बहुत ठंड पड़ती है अपने यहाँ तो मच्छर नहीं होते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है तो मच्छर नहीं होते। मच्छर जो है ब्रीड कब करते हैं? जब हल्का सा पानी हो, ठीक है, और धूप पड़े। जनरली आपने देखा होगा डेंगू का सीज़न सितंबर के आसपास हमेशा, क्यों? पानी जो है अपने यहाँ मॉनसून रेनफॉल होती है जून जुलाई अगस्त में, उसके बाद गर्मी आना शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी धूप पड़ती है और उस समय जो मॉइस्ट वेदर रहता है प्लस हीट, इन सिचुएशन में मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, इक्वेटोरियल रीजन में भी अगर आप देखेंगे दिन भर धूप पड़ती है, लेकिन शाम के टाइम 4-5 बजे के आसपास पानी गिर जाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा मच्छर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल आपको मच्छर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ये जो आउटब्रेक है अपने इंडिया जैसी कंट्री में सीजनल होता है, लेकिन इक्वेटोरियल जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पेरिनियल आउटब्रेक देखने के लिए मिलता है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। WHO के डेटा के हिसाब से 30 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो वैक्सीन है सबसे पहले वहीं रोल आउट की जाएगी जहाँ पर ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डेटा के हिसाब से बात कर लेते हैं। WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 के हिसाब से अफ्रीका बियर्स द लार्जेस्ट मलेरिया बर्डन। ठीक है, हाईएस्ट मलेरिया बर्डन कौन से कंटिनेंट में है? अफ्रीका में। लगभग 94% ऑफ केसेस एंड 95% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ इन 2022 कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में साउथ एशिया रीजन में 66% जो केसेस हैं वो इंडिया में होते हैं। तो इस पर्टिकुलर साउथ एशिया रीजन में इंडिया बहुत ज़्यादा जो है केसेस हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, और डेथ बर्डन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ मलेरिया। इंडिया ने टारगेट किया है 2027 तक ये मलेरिया फ्री कंट्री बनेगा और 2030 तक कंप्लीट एलिमिनेशन करेगा। पहले ये टारगेट 2025 तक थे और अभी ये खिसका करके, क्योंकि अचीव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए से 2027 कर दिया गया है। अब मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रीलिम से रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मलेरिया एज अ डिसीज़ इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, ठीक, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, जो मच्छर है, जो महिला मच्छर है एनोफिलिस मॉस्किटो, उसके काटने से ही आपको मलेरिया होगा। ठीक, क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल। अगर आप उसके जो लक्षण हैं उसको ट्रीट करेंगे तो इट कैन बी क्यूरेबल, और अब वैक्सीन आ गई है तो अब प्रिवेंटेबल भी हो जाएगा। द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज़ द मोस्ट डेडली मलेरिया पैरासाइट ग्लोबली। लगभग 70% जो मलेरिया होता है वो इसी पैरासाइट से होता है। ठीक है, तो जो वैक्सीन बनाई गई है वो इसी पैरासाइट को टारगेट करके बनाई गई है। First vaccine formed to prevent malaria named RTS developed by British pharmaceutical MNC GSK। ठीक, और जो सेकेंड वैक्सीन डेवलप की गई है वो है R21 वैक्सीन विच वॉज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैन्युफैक्चर्ड बाय SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो कोविशील्ड बनाए थे वही मैन्युफैक्चर R21 मलेरिया वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी इसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लार्ज स्केल में हम इसको रोल आउट कर सकते हैं। कितने डोजेस में इसे दी जा सकती है?
इसको 4 डोजेस में बच्चों को दी जा सकती है। 5 मंथ के जो बच्चे हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे और 4 डोज में इसे दिया जाएगा। 4 डोज कंप्लीट होने के बाद 5th डोज भी दिया जा सकता है 1 साल के गैप में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, स्पेशली अफ्रीका जैसे रीजन में। वहाँ पर हम 5th डोज भी दे सकते हैं मलेरिया रिस्क को कम करने के लिए। तो ये डोसेज हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके रोल आउट में, वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण हम देख रहे हैं कि पानी जो है सूखी जगह में भी आ रहा है, तो ऐसी जगह में भी मच्छर ब्रीड कर सकते हैं जहां बहुत सूखा पड़ता है ना। डेजर्ट एरिया में अगर मान लीजिए पानी गिरने लग जाए तो वहाँ भी मॉइस्ट कंडीशन बन जाएगी, और मॉइस्ट कंडीशन अगर बन गई तो वहाँ पर भी मच्छर ब्रीड करने लगेंगे और मलेरिया जैसी डिसीज़ के आउटब्रेक होंगे न्यू टेरिटरीज़ में। तो पहले जो टेरिटरीज़ में हो रहे थे वहाँ तो हो ही रहे हैं, न्यू पॉपुलेशन भी इंक्लूड हो सकती है। इसलिए मलेरिया वैक्सीन का जो रोल आउट है हमें तेज़ी से करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमें चैलेंज देखने के लिए मिल रहा है। ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मलेरिया वैक्सीन भी हमने कवर कर ली और मलेरिया डिसीज़ भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस आउटब्रेक इन अर्जेंटीना। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। सिमिलरली मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार नहीं पूछा तो 2025 में भी आ सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिसीज़ थीम के अंदर है। पिछले आर्टिकल में हमने मलेरिया डिसीज़ के बारे में पढ़ा, और चूँकि ये थोड़ी अलग डिसीज़ है, नई डिसीज़ है, पूछा जा सकता है। वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। न्यूज़ में क्यों है ये समझ लेते हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस इन्फेक्शन अर्जेंटीना में मिला है। ठीक है, और WHO ने अलर्ट किया है कि यह आउटब्रेक बहुत तेज़ी से फैल सकता है। इसके पहले US कनाडा में लगभग 3000 केसेस भी मिल चुके हैं। फर्स्ट टाइम अर्जेंटीना में जो आउटब्रेक हुआ था वो कब हुआ था? 1982 में। उसके बाद 1983 में भी आउटब्रेक देखने के लिए मिला, और फिर 1996 में कुछ आइसोलेटेड इवेंट्स और केसेस देखने के लिए मिले। 20 दिसंबर तक लगभग 21 कंफर्म केसेस अर्जेंटीना में इस पर्टिकुलर डिसीज़ के हमें देखने को मिल चुके हैं। इसलिए हम पर्टिकुलरली इस डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ लेते हैं डिटेल में एक्चुअल में है क्या। इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये भी ट्रांसमिटेड किस तरीके से हो रहा है? मॉस्किटो के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। कौन से वायरस से होता है? वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस। इक्विन क्या है? हॉर्स है। ठीक है, इक्विन को हॉर्स कहा जाता है। ठीक, वायरस की बात कर लेते हैं। इट्स अ RNA जीनोम वायरस एंड इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ऑफ ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस एंड सिंदबिस लाइक वायरस। ठीक है, 2 डिफरेंट वायरस का रिकॉम्बिनेशन से ये वायरस डेवलप हुआ है, एंड इट्स अ RNA जीनोम वायरस, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। और इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है। हम जानते हैं RNA जो वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें म्यूटेशन होता है, और जिसके कारण आपकी जो वैक्सीन है वो उतनी कारगर साबित नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैसिरिन बर्ड आर थॉट टू बी द रिजर्वायर एंड इक्विन स्पीशीज एज अ इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो जो इक्विन स्पीशीज़ है इसलिए इसका नाम इक्विन है ना। ये इंटरमीडिएट होस्ट होती है, और पैसिरिन बर्ड्स है ना बहुत अच्छे सुंदर दिखने वाले छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो गाना गाते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये बर्ड्स जो है रिजर्वायर होते हैं, इन्हीं से जो है ये वायरस शुरू होता है। ठीक, रेयर केसेस सीवियर हो जाते हैं। जनरली असिम्प्टोमेटिक होता है ये वायरस, पता भी नहीं चलता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं 4 से 5% जो सीवियर केस बन जाते हैं और फैटिलिटी इन केसेस में बढ़ जाती है। हमें किस तरह के सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, मॉस्किटो आर वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। ये हमने बात कर ली थी कि मॉस्किटो जो है ट्रांसमिशन का वेक्टर होता है ना, जो पर्सन रिजर्वायर से इंटरमीडिएट होस्ट से होते हुए
पर्सन तक कैसे पहुंचता है? मॉस्किटो के थ्रू, है ना। मच्छर काटेगा तो आपको होगा। तो जनरली मॉस्किटो जहाँ होते हैं वहाँ पर इसका इंसिडेंस होगा। अफ्रीका में ये वायरस काफ़ी प्रिविलेंट है और साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी ये वायरस के केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, सिम्टम को ट्रीट किया जा सकता है, कोई ड्रग भी नहीं है ना। एंटीवायरल ड्रग कोई भी नहीं है इस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करके हम इससे लोगों को बचा सकते हैं। जो सीवियर केसेस हो रहे हैं उसमें लोगों को बचाया जा सकता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इससे ज़्यादा आपको प्री में नहीं पूछा जाएगा अगर इससे आया तो, ठीक। हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ लद्दाख डिमांड ऑन गिलगित बल्टिस्तान। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पार्ट कवर करेंगे तो प्री में अगर गलती से आ भी गया तो हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं क्या डिमांड की गई है लद्दाख के द्वारा। लद्दाख 2 की सोशियो पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमेरेट्स lay apex body representing several Buddhist religious and political parties and Kargil Democratic Alliance representing Muslim religious group and local parties submitted a memorandum to Ministry of Home Affairs as a part of ongoing dialogue between the center and the UT over a series fresh of demands from the region। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 2 कॉन्ग्लोमरेट्स की यहाँ बात की जा रही है। ले एपेक्स बॉडी जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सेवरल बुद्धिस्ट लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके लीडर्स, और दूसरा जो कॉन्ग्लोमरेट है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें भी जो शिया मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर्स हैं और रिलीजियस ग्रुप के लीडर हैं, ये दोनों ने मिल कर के होम मिनिस्ट्री से कुछ फ्रेश डिमांड की है। और उसमें बात की गई है कि लद्दाख में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पोर्शन है गिलगित बल्टिस्तान, उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जैसे कि 1947 के पहले के हालात में थी। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में बात कर ले। 1947 के पहले लद्दाख में गिलगित बल्टिस्तान को इंक्लूड किया जाता था। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने जो है ना, कबीलों ने और पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर अटैक किया, तो POK जो है पाकिस्तान के पास चला गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर कर दिया था। जो एरिया जिसके पास है वो उसके पास ही रह गया। ठीक है, LOC बन गई। तो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है जो कि पहले लद्दाख का पार्ट हुआ करता था। और नई डिमांड्स में यही बात की जा रही है कि गिलगित बल्टिस्तान को वापस लद्दाख में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर हम 47 के बाद की बात करें तो लद्दाख को एज अ जम्मू कश्मीर स्टेट में इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल 370। लेकिन लद्दाख हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर से अलग रहा है और हमेशा से यही चाहता था कि उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। 2019 में 370 का एब्रोगेशन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख में अगर हम बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं मेनली इसमें। पहला है ले डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ले डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में शिया मुस्लिम डोमिनेटेड ये रीजन है। ठीक, तो ये लद्दाख के रीजन के बारे में बात हो गई। जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेचर रखा गया है ना 2019 के बाद, लेकिन लद्दाख में जो है लेजिस्लेचर का कोई प्रोविज़न नहीं था। सिंपल यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर होती है उसी तरीके से लद्दाख एडमिनिस्टर की जाएगी। 2 इलेक्टेड हिल काउंसिल यहाँ पर ज़रूर है, जिसका नाम है फर्स्ट का लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि कारगिल में है, और सिमिलर काउंसिल ले के लिए बनाई गई है। ये ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं और छोटे मोटे मुद्दे जो है ये लोग डील करते हैं, है ना, छोटे छोटे जो होते हैं। उसके बाद 2019 के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। इनिशियली जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए। ले वाले लोग जो है अगेंस्ट में हैं रीयूनिफिकेशन के।
लेकिन पिछले 2 सालों में दोनों सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज़ ऑफ ले एंड कारगिल दोनों ने साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी, ये दोनों ने मिलके साथ में प्रोटेस्ट किया है और इनकी कुछ डिमांड्स है जो पर्टिकुलर लद्दाख रीजन के लिए की जा रही है। ये लोग साथ में मिलके कैंपेन चला रहे हैं फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विथ लेजिस्लेचर। वापस से यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाने की ज़रूरत है और यहाँ पर लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, दोबारा से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ऐसी डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा ये 371 शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर भी ऑटोनॉमी चाहते हैं। अगर आप या तो ये करिए या तो ये करिए, ऑटोनॉमी दीजिए, कम से कम हम अपने ऊपर खुद रूल कर पाएँ। इसके अलावा 370 के एब्रोगेशन के ये लोग अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि उनको डर था कि इससे इन्फ्लक्स ऑफ पीपल बढ़ सकता है। लद्दाख के लोगों के लिए लद्दाख होना चाहिए, बाहर के लोग आएंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है और अगर बाहर से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक्चुअल में एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है। हिमालय के जो इकोसिस्टम है उसको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अभी दुनिया में अगर कुछ खतरे में है तो वो इकोसिस्टम खतरे में है ना, एनवायरनमेंट खतरे में है, बाकी सारी चीज़ें सेफ चल रही है। ठीक, और इसके अलावा इन लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट मांगे हैं लैंड के ऊपर और रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बनाया जाए जिसमें ये खुद रिक्रूट करें और लोअर क्लास के जो लोग हैं उन्हें भी खुद ही लद्दाख के की जो काउंसिल बनेगी या जो डेमोक्रेसी अगर यहाँ इस्टेब्लिश होती है तो इन्हें ये पावर दी जाए कि ये खुद ही यहाँ के लोग रिक्रूट करें और जो जॉब्स होगी स्पेशली जो लोअर रंग की जॉब है उसमें केवल और केवल लद्दाख के रेसिडेंट जिनको सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, केवल वही ये जॉब ले सकते हैं। ये इनकी फ्रेश डिमांड है। इसके अलावा इनकी डिमांड वही गिलगित बल्तिस्तान की है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके लिए मोदी जी को वॉर करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तब इनकी ये डिमांड पूरी होगी। ठीक है, सेंटर का स्टैंड क्या था? 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द स्टेट ऑफ जी किशन रेड्डी टू एंगेज विद द मेंबर ऑफ LAB एंड KDA। ठीक, तो पहली जो कमेटी बनी थी वो कौन की अध्यक्षता में बनी थी? जी किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। फिर सॉल्यूशन नहीं आ पाया। ठीक, ये फेल हो गई। 2023 में दोबारा प्रोटेस्ट हुए और दोबारा प्रोटेस्ट होने के बाद दोबारा से एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई सरकार के द्वारा। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय। ठीक, 17 मेंबर की ये कमेटी है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा KDA और LAB दोनों के मेंबर इंक्लूड हैं और दोनों ही एंगेज कर रहे हैं, बहुत बातचीत हो रही है और कोई वायबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो ये बेसिकली आर्टिकल था। गिलगित बल्तिस्तान के लिए है ना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इनकी बाकी डिमांड ज़रूर पूरी हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे।